हाय डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन अर्थशास्त्र जो कि ओपन परीक्षा कक्षा 10वीं का है, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला अध्याय का पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही मैं संभावित क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप उस किस टाइप से प्रश्न आता है उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का नवीनतम ब्लूप्रिंट है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत के और अन्य स्टेट्स में भी इसी प्रकार के लेसन है, अध्याय है, सभी एक ही है। आप सभी को इसको देखकर समझना है और सीखना है। आंसर उत्तर किस प्रकार से लिखे ये मैं इसमें बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इकाई का नाम अर्थशास्त्र को समझना। इसमें टोटल जो नंबर है वो 12 नंबर का आएगा दोस्तों। इसमें 2-3 लेसन है साथ में, है ना। ये इकाई का नाम है पहला इकाई में, तो 1 नंबर का क्वेश्चन 3 ठो आएगा, 2 नंबर का 1 ठो, 3 नंबर का 1 आएगा, 4 नंबर का 1 आना है दोस्तों। तो इस प्रकार ये हो गया। ये ब्लूप्रिंट को आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। देखिए ऐसा है ब्लूप्रिंट, है ना। 2 बार करके आपको करना पड़ेगा, है ना, या वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है, कितने नंबर का आता है। पहला तो वस्तुनिष्ठ सही विकल्प आता है। सही विकल्प, रिक्त स्थान, जोड़ी बनाना, सत्य असत्य देखिए लिखा है। टोटल 20 नंबर का आता है दोस्तों। हमको इसमें 33 नंबर लाना होता है 100 नंबर में से। और यहाँ पर 2 से 13 में 2 अंक है, 14 से 19 में 3 अंक है, प्रश्न क्रमांक 20 से 23 में 4 अंक है, और प्रश्न क्रमांक 24 से 25 में 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 26 से 27 में 6 अंक निर्धारित है। और पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए चाहे तो आप कॉपी पेन रख के इसको आप नोट कर सकते हैं। आंसर भी साथ में दिया हुआ है ना, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है। हाँ देखिए, ये खाली, इसके बाद एक खाली स्थान आ जाता है ना, खाली स्थान। उसके बाद सत्य असत्य 5 नंबर के लिए, सही जोड़ी 5 नंबर के लिए। तो टोटल ये हो गया, टोटल आपका 20 नंबर के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 2 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन है इसमें, है ना। इसको भी नोट कर लीजिए साथ में। देखिए इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, देखिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है, 24 है, 25 है और 26 है, 27 है। देखिए इसको हम क्रमशः भी समझने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो पूरा क्वेश्चन पेपर बस दे दिया है, इसको समझाया नहीं है। क्योंकि हम लेसन वाइज समझने वाले हैं बच्चों इसको, तो लेसन वाइज समझते हैं। देखिए आराम से एक एक करके। हाँ देखिए, अर्थशास्त्र क्या है, पहला अध्याय है। इसमें सही विकल्प चुनकर लिखे करके देखिए, इस पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि सही विकल्प, खाली स्थान, सही गलत, सही जोड़ी, ये सभी जो है 20 नंबर का आना है बच्चों। तो 20 नंबर की तैयारी पहले आपको करना है। अध्याय के शुरुआत में ही ये सब चीज़ दिया होता है। तो धन संबंधी परिभाषा किसने दी। सबसे पहले तो हम ये यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, क्या होता है आखिर अर्थशास्त्र। तो ऐसा शास्त्र जिसमें धन संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है। धन से संबंधित विज्ञान को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है, जिसमें हम धन से संबंधित बातों के लिए चर्चा करते हैं, धन के बारे में पढ़ाई करते हैं। तब इसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, नाम को याद कर लीजिए, है ना। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ऊपर में नोट कर दूंगा। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। तो आप समझ गए होंगे अर्थशास्त्र क्या है। इसको आप लोग थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ये नीचे में आंसर भी दिया हुआ है। चाहो तो कॉपी पेन लेकर बैठिए मेरे साथ। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। लिखने से क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। ओपन का तो है हम पास जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। इसमें भी पास होना कठिन होता है। ओपन है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप लिख कर आ गए पास हो गए। मात्र पास होने से कुछ नहीं होता, डिवीज़न बनाना जरूरी है। डिवीज़न बनेगा तो आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, है ना, तो उसमें आपको चांस मिलेगा। अगर आपका डिवीज़न नहीं बना है, मात्र आप सिर्फ एक नंबर पाने के लिए, सर्टिफिकेट के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो फिर कोई बात नहीं। मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनिए, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जैसा इसमें बताया जा रहा है वैसा आप कीजिए। इसी प्रकार रिक्त स्थान है। तो पहले तो हम प्रश्न देखिए, जब तक प्रश्नोत्तर नहीं पढ़ेंगे आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इसको स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। हाँ देखिए, सबसे पहला प्रश्न मैंने परिभाषा भी बता दिया।
मत के अनुसार, अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसका मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है क्योंकि हम इसमें धन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, धन के बारे में पढ़ते हैं, धन की प्रकृति को पढ़ते हैं, व्यक्तियों तथा देश आदि द्वारा धन का अध्ययन करते हैं, है ना। ये सभी बातें शामिल है। ठीक, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं बताते जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसके बाद है कल्याण के गुणात्मक पहलू से क्या आशय है। तो कल्याण के गुणात्मक पहलू का अर्थ होता है ना, एकदम शांत रहना, अवकाश जो छुट्टियां होती है उसका आनंद लेना, ज्ञान अर्जित करना, ये सभी बातों को हम कल्याण के गुणात्मक पहलू के अंतर्गत लेते हैं, है ना। ठीक है, इसके आगे अपन समझते हैं अर्थशास्त्र का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हमें अर्थशास्त्र, बहुत सारे प्रश्न हैं, हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए, है ना, इसकी पढ़ाई क्यों आवश्यक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। हमें अपने आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानना जरूरी है, हमारा बजट कितना है ना, हमें कितना खर्च करना चाहिए, तब हमारे लिए बचत होगा। ये सारे बातों के कारण हमको अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। हम यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात करें तो व्यक्ति विशेष जब अपने घरों में कुछ सामग्री खरीदते हैं तो बजट के अनुसार खरीदते हैं। यदि हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी साल भर का बजट पारित किया जाता है संसद में, ठीक है। और केंद्र शासन की बात करें तो केंद्र शासन भी क्या करता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, ठीक है। तो ये सारे बातों को आपको समझना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसको समझते हैं अभी। देखिए बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें का। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो यह एक व्यक्तिगत अर्थशास्त्र होता है दोस्तों, है ना। व्यक्तिगत का कहने का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए जब अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तब उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, जो कि बहुत छोटा अर्थव्यवस्था होता है ना। हम उसमें सिर्फ छोटे भागों का वर्णन करते हैं, है ना। यानी किसी व्यक्ति विशेष का ही आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाए तब उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है समष्टि अर्थशास्त्र, है ना। तो विश्लेषण की ऐसी शाखा जो समस्त अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, यानी बड़े योगों का, बड़े औसत का। जैसे हमारे देश की बात करें, हमारे देश का जब बजट निर्धारित होता है पूरे साल भर का, तब इसे हम कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। आप चाहो तो मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ वहाँ पर लिख सकते हो कि सारे देश का जब बजट पारित किया जाता है तब इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ले सकते हैं। तो इतनी बातें मैंने जो बताया आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। और आगे देखते हैं आदर्श विज्ञान से क्या आशय है और वास्तविक विज्ञान से क्या आशय है, इसको अभी समझते हैं, है ना। हम यहाँ पर आए थे, देखिए वास्तविक विज्ञान क्या होता है, जो वस्तु स्थिति का अध्ययन करता है। इसमें कारण और परिणामों में संबंध स्थापित किया जाता है, यानी जो सिर्फ वस्तु की स्थिति का अध्ययन करता है और कारण और परिणाम को बताता है, ऐसे विज्ञान को हम वास्तविक विज्ञान कहते हैं। आदर्श विज्ञान क्या होता है, जो अच्छाई बुराई के बारे में मार्गदर्शन करता है और निश्चित आदर्श और लक्ष्य को निर्धारित करता है। ऐसे अर्थशास्त्र को हम आदर्श विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर अर्थशास्त्र को समृद्धि विकास का विज्ञान क्यों कहा जाता है ना। एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ, देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। भेद का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, भेद का अर्थ यहाँ पर अंतर होता है, भिन्नता होता है। तो प्रश्न अगर आता है तो आप इसको कई प्रकार से आ सकता है। दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों में भेद बताइए, दोनों में क्या असमानता है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इधर व्यष्टि अर्थशास्त्र लिख दीजिए, इधर समष्टि लिख दीजिए। अब मैंने पहले ही बताया बच्चों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। यह व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति के आय के बारे में, उसके अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करता है, तब उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी सारे देश का योग और औसत का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तब समष्टि है। अब सेकेंड है यहाँ पर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण क्या क्या है ना। मांग एवं पूर्ति। अब मांग और पूर्ति क्या चीज़ होता है ना, वस्तुओं की मांग होती है बाजार में, आप जानते होंगे, है ना। किसी को कोई चीज़ अच्छा लगता है, उसी को मांग कहते हैं। तो यह जो है मांग एवं पूर्ति का
व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण है मांग और पूर्ति, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, मुख्य उपकरण समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति। अब ये समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या है, ये सारे देश के लिए लागू होता है ना। समग्र मांग यानी सभी के लिए, ये तो व्यक्ति विशेष के लिए हो गया ना। मांग जैसे किसी को इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की आवश्यकता है, मोबाइल की आवश्यकता हो गया, तो वो उसका पर्सनल मैटर है, पर्सनल बात है ना, ठीक है। और यहाँ पर सारे देश के लिए है, तो समग्र यानी सारे चीज़ों के लिए है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत विश्लेषण से होता है ना। व्यक्ति विशेष के लिए कीमत का विश्लेषण होता है, जबकि समष्टि के लिए लक्ष्य राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना होता है। राष्ट्रीय आय क्या है, जितना हमारे देश में सारे लोगों को मिलाकर जो आय निकलता है वह ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है ना, लक्ष्य राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना होता है समष्टि अर्थशास्त्र में। यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता होता है, यानी कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत छोटा होता है दोस्तों, है ना, और समष्टि अर्थशास्त्र बहुत बृहद विशाल होता है। ये सारे देश के लिए होता है, और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है। एक व्यक्ति के लिए हम जब निकालते हैं, है ना, अर्थशास्त्र, उसकी अर्थव्यवस्था को, तब यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर को, है ना, अपने भाषा में कैसे लिखना है, यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना। क्योंकि आप इसको रट नहीं सकते, रटेंगे तो भूल जाएंगे, समझ कर याद करेंगे, समझ कर जाएंगे, है ना, तो आपको लिखने का एक अच्छा वो आंसर मिल जाएगा, है ना। तो इसको भी आप समझ कर लिखिएगा। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न 5वां है, धन संबंधी परिभाषा की विशेषता लिखिए कोई 4। तो हमको इसको अपने तरीके से कैसे लिखना है वो जानना है। इसमें जो गाइड में दिया उसको छोड़िए, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको सुनिए और अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का प्रमुख बिंदु क्या है, अर्थशास्त्र का प्रमुख बिंदु धन है, ऐसा पॉइंट लिख दीजिए। पहला हो गया आपका कंप्लीट। दूसरा पॉइंट क्या बना देंगे, है ना, सभी जितने भी मनुष्य है इस दुनिया में, ये सब का आधार क्या है, धन ही है ना, ठीक है। बिना धन के कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन के बिना न सुख मिल सकता है, न समृद्धि मिल सकती है ना। तो हम सभी मनुष्यों को धन की आवश्यकता है। आज के समय में धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये सारी बातों को आप लिख सकते हैं। व्यक्तिगत समृद्धि से सामूहिक समृद्धि संभव है। जब एक व्यक्ति जो है धन से समृद्ध हो जाता है, धन संपत्ति से संपूर्ण हो जाता है, ठीक है, तो इसमें सारे देश का फायदा होता है। तब हमारे देश का राष्ट्रीय आय का विकास होता है। यदि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का धन में वृद्धि हो जाए तो इससे हमारा देश और अमीर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय जो है प्रत्येक लोगों के आय को देखकर किया जाता है, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति का धन में वृद्धि होता है तो इससे राष्ट्रीय धन की भी वृद्धि होगी, संपत्ति में भी वृद्धि होगी। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, इसको अभी समझना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, इसका आंसर हमको लिखना है। दोस्तों इसमें कुछ बातों को आपको रटना होगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने धन संबंधी अध्ययन को अर्थशास्त्र बताया था, है ना, और वे इसके हकदार भी है ना, क्योंकि उन्होंने फुटकर आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो कर दिया, ठीक है। इसके पहले भी जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बताया था उसमें मेरी बात को अच्छे सुनना है आपको ना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी है वो अलग है, मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग है। आप मेरे स्पीच को चाहे तो लिख सकते हैं, कॉपी में बैठ के पॉज करके लिखते जाइए, ठीक है, क्योंकि मैं सारी बातों को वीडियो में लिख कर नहीं समझा सकता हूँ दोस्तों, लिखने में बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। आप लोग स्वयं लिखेंगे तो आपको याद भी होगा, इससे 2 फायदा होगा, लिखने की प्रैक्टिस होगा प्लस आपको याद होगा। क्योंकि आपको पेपर में अच्छे नंबर पाने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है, पहले तो आपकी लिखावट, है ना, और दूसरा बात जो है याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका उत्तर।
एडम स्मिथ ने क्या किया, जितने भी महान अर्थशास्त्री थे उनके सारे बातों का एक निचोड़ निकाला, ऐसा लिख सकते हैं आप। सारे बातों को, सारे सिद्धांतों का जो उन्होंने गलतियां की थी उसको उन्होंने सही किया, है ना, और सही करके एक नया विचार प्रस्तुत किया, एक नया अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया, ठीक है, जिसके कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। उन्होंने सावधानीपूर्वक लेखकों के सिद्धांत को, त्रुटि यानी क्या होता है, जो उन्होंने गलती किया था उसको सही कर दिया, है ना, और पारस्परिक संबंधों के आधार पर संबंध सूत्र में बांध दिया, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए। हाँ डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है दुर्लभता संबंधी परिभाषा के 4 आधार लिखिए। देखिए, उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले प्रथम बात क्या है, प्रथम टिप्स तो ये है दोस्तों कि आपको सबसे पहले प्रश्न याद होना चाहिए। बिना प्रश्न याद किए आप आंसर याद कर ही नहीं सकते। आंसर बच्चे याद करके चले जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसका आंसर एक ही टाइप लगता है। तो शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्द है दुर्लभता संबंधी परिभाषा के 4 आधार, 4 गुण, 4 विशेषता, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट यदि याद नहीं है कोई बात नहीं, इसका परिभाषा याद होना चाहिए। तो पहला है मनुष्य की आवश्यकता अनंत है। अब इसको आप याद नहीं कर सकते क्या, है ना, मनुष्य की आवश्यकता क्या है, अनंत है। मनुष्य कई प्रकार से सोच सकता है, काश मेरे पास बाइक होता, काश मेरे पास कार होता। कार वाला क्या सोचता है, काश मेरे पास एरोप्लेन होता। एरोप्लेन वाला क्या कहता, मैं चांद तक जाना चाहता हूँ। तो मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है, अनंत होती है। एक गरीब व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास फलाना के जैसा फ्रिज, टीवी, कार, मोटर होता, है ना। तो इस प्रकार मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो मैंने जो बोला इसको आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्या है, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता रहती है ना। तो यहाँ पर इसको अगर नहीं याद करते तो कोई बात नहीं, आप पॉइंट को ही लिख लेना सीधे सीधे। आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता रहती है, यानी कि मनुष्य अलग अलग प्रकार के वस्तुओं में अलग अलग संतुष्टि प्राप्त करता है। जैसे कि, है ना, भूख लग रहा है दोस्तों, तो भूख लग रहा है तो इंतजार कर सकता है क्या, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है या बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है तो मर सकता है तो उसको हम बोलेंगे तीव्र। तीव्र यानी कि ऐसी आवश्यकता जिसमें हमको एकदम मतलब वो चाहिए, मतलब चाहिए। मैंने एकदम सामान्य भाषा में बोल दिया, अब उसको लिखोगे कैसे आप। कुछ आवश्यकता को तुरंत संतुष्ट करना पड़ता है, जैसे भूख, प्यास, है ना, शौचालय जाना, ये क्या है, तीव्र आवश्यकता है, इसको तीव्रता से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी आवश्यकता भी होती है जिसको कुछ दिनों के बाद भी कर सकते हैं। जैसे अपने को बाइक खरीदना, भैया 60,000 का बाइक है, 90,000 का बाइक है, अपने पास पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे हम, थोड़ा इंतज़ार करेंगे, चलो यार नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे दिवाली के समय। अब मैं वो लिखा हूँ, बोला हूँ, उसको ऐसे लिखेंगे क्या आप नहीं लिखेंगे ना, तो उसको अच्छे से लिखे। कैसे लिखेंगे, कुछ आवश्यकता जल्दी कंप्लीट करना पड़ता है, जैसे भूख प्यास लग रहा है तो जल्दी खा लो, इसको आप लिख सकते हो। कुछ आवश्यकता है जैसे टीवी फ्रिज खरीदना है, पैसा नहीं है, तो उसको हम बाद में भी स्थगित कर सकते हैं। देखिए ये लिखा है, वही चीज़ को जो इसमें लिखा है उसी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, और मैं जैसा बता रहा हूँ आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ पर दुर्लभता, साधनों की सीमित दुर्लभता, है ना। मनुष्य के पास आवश्यकता संतुष्ट करने के साधन सीमित है ना। मनुष्य ऐसा एक क्या बोलना चाहिए जीव है जिसको संतुष्टि कभी नहीं होती है दोस्तों, है ना। नए नए चीज़ों को देखने के बाद वे आकर्षित हो जाते हैं और उसको प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये है। आप साधनों का वैकल्पिक उपयोग, कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी चीज़ जो चाहे, यदि उसके पास पैसा है, धन है, तो वो इच्छित वस्तु को खरीद सकता है, यही है वैकल्पिक उपयोग।
तो मैंने आज बहुत सारे अर्थशास्त्र में चर्चा कर दिया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न और है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 4 विशेषता लिखिए। इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है दोस्तों। मैंने जो समझाया है कम से कम 2 से 3 बार है ना, इस वीडियो को यदि आप सुनते हैं ध्यानपूर्वक तो आपको आंसर लिखना खुद ही आ जाएगा। शब्दों को समझ कर लिखना है। इसमें जो शब्द लिखा है उसको आपको समझ कर लिखना है, ठीक है ना। उस अर्थशास्त्र की समझ। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है दोस्तों? व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ही व्यक्ति के लिए लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मैंने जो 4 अंतर बताया था ना, बस उसी 4 अंतर को इसमें लिखना है आपको। यही उसकी विशेषता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र की 4 विशेषता। देखिए ये 4 विशेषता को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो है ना, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, है ना। धन्यवाद। अब अगले अध्याय को इसी प्रकार और समझाऊंगा मैं। और